Okay, students, let us quickly revise Indian Contract Act, Unit 3, other essential elements of a valid contract. Okay, इस यूनिट में क्या बोला जा रहा है एक बार समझते हैं। इस यूनिट में बोला जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एक तो लगता है कंसीडरेशन, जो यूनिट 2 में हम लोग देख लिए। कंसीडरेशन के अलावा व्हाट आर द अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि और क्या क्या लगता है जाके एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाए या कहा जाए। हम लोग पढ़े थे सेक्शन 10 यूनिट 1 में, वहां पे और क्या क्या था एक बार दिमाग में सोच लो। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट एंड लॉफुल कंसिडरेशन जो हम लोग कर लिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस यूनिट में, यूनिट 3 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग फोकस करेंगे ऑन द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन तो यूनिट 2 में देख लिए, उसके अलावा क्या क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट एंड the other essential element which is lawful object. These three are the main staple of this unit. इसमें पहला चीज बोला जा रहा है, the first thing which we are learning or going to learn in this unit is capacity of the parties, and वहां पे more importantly minor यानी कि 18 के नीचे का कोई भी व्यक्ति को इंडिया में हम लोग माइनर बोलते हैं। मेजॉरिटी एक्ट, as per Indian Majority Act, we call any person below 18 mostly, in most cases, a minor. Okay, minority का एज डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट है, कुछ कुछ केसेस के लिए 21 भी है, जैसे ड्रिंकिंग। ओके, नाउ ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑफ कोर्स, नॉट वाटर। ओके, नाउ द आइडिया इज ये जो 18 साल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एक व्यक्ति को मेजर होना पड़ेगा, यानी कि कोई भी माइनर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये पहला चीज। एंड दूसरा चीज जो बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कोई भी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये पॉइंट लिख सकते हो, जितना पॉइंट लिखोगे उतना दिमाग में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखो। यूनिट 3 में पहला चीज जो मैं लिखा रहा हूं नोट वर्दी रिविजन के लिए, यूनिट 3 अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं पहला चीज जो लिखाया वो क्या बोला, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। और इस चीज का सबसे बड़ा केस लॉ क्या था, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, जहां पे मनी लेंडर ने माइनर को मनी लेंड किया और सिक्योरिटी को, जब मनी नहीं चुका पाया माइनर, सिक्योरिटी को अपना नाम पे करने के लिए जमीन को उसका, कोर्ट में गया तो कोर्ट बोला कैसे करे, ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों है, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड है। क्लियर है? और ये सबसे बड़ा सीख है इस यूनिट का और माइनर का कानून का। ओके, उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़े थे बोलना। माइनर में हम लोग और भी देखो, ये जो केस लॉ है इसको हाईलाइट कर लेना बुक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नो रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का लीगल मीनिंग क्या है, लिखो, रैटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट चेंज, सब्सिक्वेंट चेंज और अप्रूवल, सब्सिक्वेंट चेंज और अप्रूवल। सब्सिक्वेंट चेंज और अप्रूवल्स, ठीक है। ओके, सब्सिक्वेंट चेंज और अप्रूवल्स में अपने क्या किए थे, अपने स्ट्रेट अवे अपने क्या बोल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं कि नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी।
इसका मतलब है कि माइनर अगर मेजर बन गया बट कॉन्ट्रैक्ट किया था 17 साल में और कॉन्ट्रैक्ट होते होते कंप्लीट होते होते एग्जीक्यूट होते होते 18-19 हो गया, वो मेजर बन गया, तो क्या अब भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा वॉइड से? नहीं, जो शुरुआत से वॉइड है वो वॉइड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज मुमकिन नहीं है, इसीलिए नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। फिर हम लोग बोले थे, पढ़े थे, याद करो, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी एंड बेनिफिट मिल सकता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट का बर्डन नहीं। फिर माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, वो अगर पकड़ा गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एडल्ट बन के 18 मेजर बन के, बट उसके बाद पकड़ा गया वो माइनर है, तो माइनर निकल पाएगा ये बोल के कि मैं तो बच्चा हूं जी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बगल में लिख सकते हो, माइनर को अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करता है तो माइनर का स्टेट लायबल बनता है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं बनता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे, गार्जियन अगर माइनर का बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड है, गार्जियन बिकम्स एन एजेंट ऑफ द माइनर, बट ऑफ कोर्स माइनर का कोई लायबिलिटी नहीं आएगा, बट गार्जियन का लायबिलिटी हो सकता है। कब कब? जब गार्जियन शैतानी कर रहे, माइनर को सामने रख के खुद कुछ बनाना चाहता है। No specific performance, of course, no insolvency, minor cannot be declared as insolvent and that is why minor को contract करने ही नहीं दिया जाता है। पार्टनरशिप में माइनर क्या दाखिल हो सकता है? हाँ, with the consent of the other partners, but only for the benefits, beneficiary है। माइनर कैन बी एन एजेंट, ऑफ कोर्स एजेंट का लायबिलिटी नहीं होता है तो माइनर एजेंट बन पाएगा, प्रिंसिपल नहीं। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, मैं बोल दिया। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, पॉइंट नंबर 12, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट में मैं बोला था अगर जॉइंटली वो लोग कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ मेजर लायबल होगा, माइनर नहीं। श्योरिटी फॉर माइनर, श्योरिटी मतलब गारंटर, श्योरिटी का बगल में लिखो गारंटर, तो माइनर के बिहाफ में, माइनर के बिहाफ में कोई एडल्ट श्योरिटी हो सकता है, ठीक है, माइनर के बिहाफ में कोई एडल्ट श्योरिटी हो सकता है, बट कोई माइनर किसी का श्योरिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर शेयर मिल सकता है उसको, लीगली ट्रांसमिट हो गया, मम्मी पापा का शेयर उसको मिल गया, वो हो सकता है, बट माइनर खुद से, माइनर ऑन हिज ओन कैनॉट सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। माइनर अगर शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा देगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। फिर हम लोग दूसरा इनकॉम्पिटेंट पार्टी पढ़े थे, कौन? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। मैं बोला था अब अगर अनसाउंड अवस्था में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बट वही व्यक्ति अगर सुबह साउंड माइंड का होके कॉन्ट्रैक्ट करता है वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। और उसके बाद अपने डिसक्वालिफाइड पर्सन्स अदर कौन कौन है, मैं यूनिट 1 का रिवीजन के टाइम बोला था, एलियन एनिमी इज डिसक्वालिफाइड, ठीक है, इंसॉल्वेंट इज डिसक्वालिफाइड, माइनर तो बोल ही दिया डिसक्वालिफाइड, अनसाउंड माइंड भी बोल दिया डिसक्वालिफाइड, कॉन्विक्ट डिसक्वालिफाइड, ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर डिसक्वालिफाइड। Okay, sir. Sir, the next essential element which is discussed in this chapter, apart from capacity of the parties, is free consent. पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उन लोग का जो सहमति है वो फ्रीली आना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट कब कब फ्री नहीं होगा? जब 5 चीज में से कोई भी एक चीज रहेगा, ये 5 चीज बोर्ड में देख सकते हो, शेयर स्क्रीन में, क्या क्या? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation and mistake. Now these 5 things let us try and recap. These 5 things let us try and recap. Coercion ka definition was very important. You can mark it, highlight it. Coercion ka definition is given by what? An act which is forbidden by Indian Penal Code. Committing or threatening to commit an act which is which is forbidden by Indian Penal Code. तो देखो कोएर्शन का डेफिनेशन, ठीक है, कोएर्शन पहला बात सेक्शन 15, ठीक है, याद रख पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो भूल जाओ, सीरियली है क्वेश्चन से पूरा मिस्टेक तक सारा सेक्शंस। तो देखो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कुछ करना या कुछ करने का धमकी देना, कौन सा चीज? जो चीज मना किया हुआ है इंडियन पेनल कोड के तहत। सो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, ठीक है, ओके। Unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, ठीक है, तो किसी का सामान रोक के रखना या रोकने का धमकी देना, ब्लैकमेल जैसा, ये भी क्वेश्चन है, ओके। फिर
कोएर्शन से कॉन्ट्रैक्ट बनने से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, मैं बोला था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल बन जाएगा। वॉइडेबल का मतलब हुआ जिस पार्टी को डरा धमका के कोएर्शन करके तुम कॉन्ट्रैक्ट किए, उसका फ्री कंसेंट नहीं था, तो कानून बोल रहा है कि उसके ऊपर अभी है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेगा या उसको वॉइड कर देगा। तो इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विच पार्टी, द एग्रीव्ड पार्टी। अच्छा सर, कोएर्शन हुआ या नहीं हुआ ये किसको साबित करना पड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किस में है? कोई पार्टी में, एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर ही बर्डन है प्रूफ करने का, सबूत साबित करने का कि कोएर्शन हुआ है उसके साथ। ठीक है, ओके। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, कोएर्शन 15 है तो 16 है ये। ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है मेंटल प्रेशर, इन अ वे इन्फ्लुएंस करना, किसी को वश में करना। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कोई भी किसी को कर लेता है? नहीं। इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पहला, एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति का विल के ऊपर डोमिनेटिंग पावर रहना चाहिए, पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर व्यक्ति। अगर दूसरा व्यक्ति का विल को, इच्छा को डोमिनेट करने का पावर ही नहीं है आपके पास, अगर पावर ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे? तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? इसमें पहला चीज मैं बोलता हूं, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज, नंबर 1, वो पार्टी को क्लोज में होना पड़ेगा। कोई क्लोज व्यक्ति का ही हम लोग सुनते हैं, स्ट्रेंजर का तो बात ही नहीं सुनते, क्लोज का ही बात नहीं सुनते आजकल, तो स्ट्रेंजर तो छोड़ ही दो। तो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज तगड़ा होना चाहिए, यानी कि क्लोज पार्टीज होना चाहिए। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? पोजीशन टू डोमिनेट द विल। ये पोजीशन 3 तरीके से क्रिएट होता है, क्लास में बताया था। रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एंड मेंटल डिस्ट्रेस। और अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, ये क्या है? अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनरीजनेबल, लिख के रखो, अनरीजनेबल बोला था। ओके, एंड लास्टली, सिर्फ ये होने से ही अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है, देयर मस्ट बी एन इरादा या ऑब्जेक्ट टू टेक अनड्यू एडवांटेज। मैं किसी का क्लोज हूं, मेरा किसी का पोजीशन है उसका विल डोमिनेट करने का, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया? नहीं, खाक। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा इरादा भी है उसका गलत फायदा उठाने का, तब अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का बर्डन ऑफ प्रूफ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं, ये प्रूफ करने का बोझा किसके ऊपर है? ये प्रूफ करने का बर्डन इज ऑन द person who has the position to dominate the will. ये डिफरेंस है अनड्यू इन्फ्लुएंस कोएर्शन का। बट कोएर्शन की तरह ही अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कंसेंट हासिल हुआ है तो फ्री कंसेंट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन गया। क्लियर है? ओके। अभी सर इसके साथ फ्रॉड का मीनिंग मैं बताया था, डेफिनेशन मीनिंग से ही समझ में आ जाता है। सेक्शन 17 सीरियली जा रहा है, 15 था कोएर्शन, 16 था अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 है फ्रॉड में मैं ये बताया था कि अगर आपको कोई कुछ बताता है ये मान के कि वो जो बोल रहे झूठ है, बट आपको पेश कर रहे ये सच है, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे। धोखा देने का इरादा से अगर आपको कोई सच बोल के, झूठ मानते हुए सच बोल के पेश करे, तो वैसा चीज को फ्रॉड बोला जाता है। और अगर कोई चुप रहे, कुछ कहा ही नहीं, तो क्या वो फ्रॉड कहलाएगा? मियर साइलेंस क्या फ्रॉड है? नहीं, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जब आपका कर्तव्य है कि आप बोले बट फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तब वो फ्रॉड है। या फिर जब आपका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आपको कोई कह रहा है कि अगर आप चुप रहोगे तो मैं मान लूंगा ये सामान ठीक है, और आप चुप हो और आपको पता है ये सामान ठीक नहीं है, तो आपका साइलेंस ही यहाँ पे इक्विवेलेंट टू स्पीच है, वहां पे भी फ्रॉड माना जाएगा साइलेंस को। क्लियर है? तो mere silence is not fraud, लिख सकते हो, mere silence is not fraud, but there are 2 exceptions where mere silence will be equivalent to fraud. Number 1, where it is the duty, where there is a duty to speak, and number 2, where silence in itself is equivalent to speech. ठीक है, सारा बुक में लिखा हुआ है, डोंट वरी। सर फिर फ्रॉड के बाद क्या था? मिस रिप्रेजेंटेशन, याद करो। मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं बोला था, अगर सर फ्रॉड से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ओके सर,
सर मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक ही फर्क है, वो है धोखा देने का इरादा। अगर किसी का धोखा देने का इरादे से वो आपको झूठ बोलता है तो वो फ्रॉड करता है। बट अगर एक व्यक्ति धोखा देने का कोई इरादा नहीं है उसका, वो इनएडवर्टेंटली का मतलब है गलती से, मिस्टेक, ठीक है, गलती से वो बोल दिया कोई चीज जो वो परखा नहीं, खुद को भी उसको पता था वही सच है, वो खुद भी शिकार है, तो वो आपको वो कह दिया, आप मान लिए, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? ओके, नाउ इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड फ्रॉड कर सकते हो। एंड लास्टली मिस्टेक दो तरह का होता है, मैं समझाया था, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ का हो सकता है, फॉरेन लॉ का हो सकता है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों व्यक्ति को गलती हो सकता है फैक्ट लेके, या कोई एक व्यक्ति को, यूनिलैटरल या बायलैटरल, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पहले बात करूं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब फैक्ट समझने में गलती हुआ, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब समझने में गलती हुआ तो फैक्ट्स, टाइमिंग, ठीक है ना। तो ये समझने में अगर गलती होता है तो ऐसा गलती को मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों पार्टी किया है, दोनों पार्टी गलत सोच लिया तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बट अगर कोई एक व्यक्ति गलत सोचा है, दूसरा व्यक्ति सही सोचा है शुरू से, तो फिर दूसरा व्यक्ति एक को क्यों छोड़ेगा? तब वॉइडेबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द दूसरा व्यक्ति, यानी कि जिसका गलती नहीं हुआ उसका ऑप्शन में वॉइडेबल रहेगा। क्लियर है? तो मिस्टेक ऑफ लॉ में भी वैसा ही है। इंडियन लॉ का मिस्टेक अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉ जानना सबका कर्तव्य है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये मैक्सिम पढ़ाया जाता है। और फॉरेन लॉ का मिस्टेक अगर है वो तो हो सकता है, फॉरेन में इतना लॉज है तो तुम कौन सा जानोगे, इंडियन लॉज जान लो काफी है, तो तब देखा जाएगा फॉरेन लॉ का मिस्टेक अगर हुआ है तो दो पार्टी किया है या एक पार्टी, वन सेकेंड देखा जाएगा बायलैटरल या यूनिलैटरल। अगर दोनों पार्टी का गलती है तो वॉइड, अगर कोई पार्टी का कोई एक पार्टी का गलती है तो वॉइडेबल। क्लियर है? तो ये था मिस्टेक। ओके, इसके बाद हम लोग लास्ट चीज जो पढ़े थे यूनिट 3 का, लास्ट चीज यही है, वो है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। मैं पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट कब कब इलीगल माना जाता है, जब ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर ऑब्जेक्ट फ्रॉड्यूलेंट है, या फिर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, या फिर इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, या फिर कोर्ट उसको इमोरल बोल देता है ऑब्जेक्ट को, या फिर इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सब एविडेंट है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो एक बार देख लेते हैं। देखो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ये 15 जितना आइटम्स यहाँ पे है सारा हम लोग किए थे। ट्रेडिंग विथ एनिमी इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी is opposed to public policy, agreements creating monopolies is opposed to public policy, marriage brokerage contracts is opposed to public policy, interference with course of justice is opposed to public policy, interest against obligation is opposed to public policy, consideration part unlawful is opposed to public policy। ठीक है, तो ये सारा opposed to public policy है। और इसके साथ साथ देखो कुछ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स है, ये लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर है। कुछ एग्रीमेंट्स को हम लोग एक्सप्रेसली वॉइड बोलते हैं। उसमें नंबर 1 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, उसमें नंबर 2 है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसको लेके सवाल आता है, इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। अच्छा बोलो, कोई अगर किसी को बोलता है कि तुम अपना धंधा बंद करो, धंधा मतलब लीगल ट्रेड, गुड्स बेचता है, लीगल गुड्स बेचता है, तो क्या बोल सकता है? नहीं, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा बिकॉज उसका पेट चलता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, ठीक है। बट लेट्स से 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर रिटायर करेगा और दूसरा पार्टनर कंटिन्यू करेगा।
एक पार्टनर जो रिटायर करेगा वो बोल रहे कि मैं मेरा पैसा लेके चला जाऊंगा, बट चला जाके अगर वो सेम बिजनेस करे तो पार्टनरशिप फर्म को खतरा है। तो क्या एक जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, कैन ही रिक्वेस्ट द रिटायरिंग पार्टनर टू नॉट टू डू द सिमिलर बिजनेस, जिसके लिए उसको गुडविल का शेयर भी दे रहे। तो दिस इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज अलाउड। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी, मैं अगर कोई एम्प्लॉय को रखा तो मैं एम्प्लॉय को बोलूंगा कि तुम मेरा बिजनेस घर जाके फिर मत करना सेम बिजनेस, तो मेरा कमाई तुम्हारा हो जाएगा, मैं तो तुमको रखा ही मेरा बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट इन ट्रेड इज अलाउड। ओके, सो सर्विस एग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप। ओके, ऑलराइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी वॉइड है। हाँ, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ये भी वॉइड है। ये सारा वॉइड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइड इज वेजरिंग। वेजरिंग का बहुत सारा एग्जांपल्स है, गैम्बलिंग, बेटिंग, जुआ, सट्टा। ठीक है, वेजरिंग पूरा इंडिया में वॉइड है। ओके सर, ये सारा करने के बाद हम लोग का यूनिट 3 खत्म होता है। यूनिट 3 में बहुत सारा सवाल है। मैं ये सवाल जो है, ये सारा सवाल एक साथ लास्ट के तरफ कराऊंगा आरटीपी कराते वक्त। तो यूनिट 3 का सवाल मैं अभी नहीं कराऊंगा, अभी यूनिट 4, 5, 6 करेंगे बैक टू बैक। उसके बाद क्या करेंगे, ये थोड़ा सवाल देख लेंगे, टाइम बचेगा तो 4, 5, 6 we will do. Thank you for attending unit 3. I'll just stop the recording.